चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लिखना नहीं है एक बार। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दो प्रोडक्ट बनाती है ए और बी, सेलिंग प्राइस ए का 50, बी का 80, वेरिएबल कॉस्ट ए का 30, बी का 75, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 एंड 5। तो अपने को दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? अगर अपने पास कोई रिसोर्स का कमी नहीं है तो हम लोग भी क्यों बनाएं? जब हमको ज्यादा फायदा ए बनाने से हो रहा है तो मेरे को तो ए ही ज्यादा बना के बेचना चाहिए ना, बिकॉज ए में फायदा 20 रुपये और बी में फायदा 5 रुपये है। तो अगर दोनों ही बिक सकता है तो हम बी क्यों बनाएं? हम खाली ए ही बनाएंगे, बी हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर बी की मार्केट में डिमांड लिमिटेड है और मेरे पास जो रिसोर्सेस है उससे ए बनाने के बाद बी और बन सकते हैं, तो मेरे को बी बनाना चाहिए कि नहीं? बिकॉज ए जितना बेच लिए और नहीं बिकेगा, रिसोर्स बच गया, तो इन दैट केस मेरे को बी भी बनाना चाहिए। अब आता है कि अगर मान लो ए और बी दोनों बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, इसके लिए 10 केजी, इसके लिए 1 केजी। ए का 1 यूनिट बनाने में 10 केजी मटेरियल चाहिए और बी का 1 यूनिट बनाने में 1 केजी मटेरियल चाहिए, और मटेरियल अपने पास 1000 केजी है और नहीं है, मटेरियल 1000 केजी है और नहीं है, तब क्या करें? अगर हम लोग सोचे 1000 केजी में सारा ए बनाए सारा, तो 1000 केजी में ए बनेगा 1000 केजी डिवाइडेड बाई 10, 100 यूनिट्स बनेगा। 100 यूनिट्स ए पे क्या कमाएंगे? 100 इंटू 20, 100 यूनिट्स पे 20 रुपये करके 2000 रुपये कमाएंगे। और अगर हम लोग पूरा 1000 केजी में बी बनाते हैं, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 1 केजी, 1000 बनेगा। अरे 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट तो बनेगा, वो 1000 यूनिट पे 5 रुपये करके 5000 फायदा होगा। तो इवन दो पर यूनिट बी का फायदा कम है, लेकिन जो रिसोर्स है उसके बेसिस पे बी ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू ए, बिकॉज बी में 5 रुपया पर यूनिट फायदा कम है 20 के कंपैरिजन में। लेकिन जो चीज की कमी है वो चीज को यूज अगर बी में कर रहे हैं तो ज्यादा फायदा है। तो मेरे को ऐसे नहीं सोचना है कि बी का इनकम कम है, ए का इनकम ज्यादा है, ए बढ़िया हो गया। मेरे को क्या देखना है कि जो रिसोर्स मेरे पास नहीं है, जो रिसोर्स लिमिटेड है, वो रिसोर्स हम कहां यूज करें जिससे ज्यादा फायदा हो। अब है मान लो ए मार्केट में 800 यूनिट से बिकेगा, 1000 हम लोग बी बनाने का सोचे बी मार्केट में, लेकिन बी का डिमांड 800 ही है, तो अपने तो 800 यूनिट बनाने में 1 केजी करके 800 केजी मटेरियल लगाएंगे, तो बैलेंस 200 केजी में ए बनाना चाहिए कि नहीं? बिकॉज फायदा तो है, नुकसान थोड़ी ना, पैसा लेके थोड़ी ना जा रहा है, वो दे रही है। अपने पहले ये सोच रहे हैं कि बी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर बी का डिमांड लिमिटेड है तो जितना बी बना सकते हैं बना लिए, बेच लिए, बैलेंस रिसोर्स को कहां यूज करेंगे? ए में यूज करेंगे। ये केवल रॉ मटेरियल है, मटेरियल का कंस्ट्रेंट है। मान लीजिए ऐसे ही लेबर भी है, लेबर में भी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लेकिन लेबर के हिसाब से ए ज्यादा बढ़िया आ रहा है, मटेरियल के हिसाब से बी बेहतर है ना। मटेरियल के हिसाब से 5000 फायदा बी में है, लेकिन ए में फायदा 2000 है। लेकिन लेबर के हिसाब से मान लो बी में फायदा कम है, ए में ज्यादा है, और हमारे पास मटेरियल और लेबर दोनों की कमी है, तब क्या करें? तो जो लोग कॉस्टिंग पढ़े हैं उनके साथ ऐसा क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग में 2 की फैक्टर है, दोनों के हिसाब से रैंकिंग दी, रैंक दे के डिसाइड किए कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। तो दोनों में अलग अलग रैंक आया तो 2 अलग अलग आंसर निकाले, लॉजिकली 2 अलग अलग आंसर निकालना होगा। अगर मटेरियल के हिसाब से बी ज्यादा बड़ी है तो पहले बी बना रहे हैं, बैलेंस ए बना रहे हैं, टोटल फायदा। अगर लेबर के हिसाब से ए ज्यादा बड़ी है तो पहले ए बना रहे हैं, बाद में बी बना रहे हैं,
टोटल फायदा, दोनों में जो ज्यादा होगा वो करेंगे। अगर एक तीसरा रिसोर्स है मशीन, मशीन भी दोनों में चाहिए, वो भी लिमिटेड है, मशीन के हिसाब से भी देखना होगा, मशीन के हिसाब से फिर से भी बढ़िया आ गया। अब क्या करें, बी बढ़िया मटेरियल के हिसाब से, मशीन के हिसाब से, ए बढ़िया लेबर के हिसाब से। अब क्या करें, ऐसा नहीं सोचना है दो के हिसाब से बी ज्यादा बढ़िया हो गया, ये नहीं है लॉजिक। अभी आपको फिर देखना होगा कि मशीन के हिसाब से अगर ए बेसी बनाएंगे या बी बेसी बनाएंगे, ज्यादा फायदा टोटल में किसमें होगा। मतलब हमको तीनों को देखना होगा। हम बोलेगा 4 तरह का लेबर है, सबका कमी है, 10 तरह का मटेरियल है, सबका कमी है, 5 मशीन है, सबका कमी है। अब कौन सा बनाएंगे, अब सोचने लायक बचेंगे नहीं। नॉर्मली इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट थिंकिंग, और सोचना यही है, जैसे एक के लिए सोच रहे वैसे 20 है तो 20 के लिए भी वैसे ही सोचना है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का माइंड ऑपरेट करना थोड़ा बंद कर देगा, बिकॉज ध्यान नहीं रहेगा ना कहां फर्स्ट है कहां सेकंड है। हम तो 2 प्रोडक्ट बोल रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर है 1000 प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, 1000 प्रोडक्ट है, 1000 रिसोर्सेस है, आईटीसी है, जितना भी एफएमसीजी कंपनी है, हजारों तरह का चीज बनाते हैं, रिसोर्सेस कमी है सबके पास, नहीं तो बंद क्यों करता बनाना, बनाते ही रहता। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी पैसा वाला हो, रिसोर्सेस की कमी है। अगर पैसा कमी नहीं है तो लेबर की कमी है, थोड़ी ना भारतवर्ष है तो 120 करोड़ सारा हमारे यहाँ ही काम करेंगे। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेस की कमी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है। और अगर रिसोर्सेस 1-2 ही है, प्रोडक्ट 1-2 ही है, तो अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर रिसोर्सेस बहुत सारे हैं और प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक को अप्लाई करते हैं इन द नेम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं वही लीनियर प्रोग्रामिंग से करना होगा, बिकॉज उतना सारा प्रोडक्ट और उतना रिसोर्सेस के बारे में मार्जिनल कॉस्टिंग से डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं। मतलब प्रोग्राम बनाना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें हम अपना डेटा फीड करेंगे, आंसर मिलेगा हमको। मतलब हिंदुस्तान लीवर भी अगर 1000 प्रोडक्ट है, 5000 रिसोर्सेस है, डेटा फीड करेंगे, आंसर मिलेगा। वो आंसर कैसे मिलेगा, सोचा ऐसे ही किया है। प्रोग्राम बनाने में टेक्निक जो सोचा गया वो स्टार्टिंग यही है कि प्रोग्राम बनाने में हम जो अभी 2 प्रोडक्ट के बारे में, 1 रिसोर्स के बारे में सोच रहे हैं, वो 1000 प्रोडक्ट के बारे में, 5000 रिसोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना, हिंदुस्तान लीवर को बेसी कमाना है कि नहीं, आईटीसी को बेसी कमाना है कि नहीं, कोई भी कंपनी को तो ज्यादा कमाना है, तो दे हैव टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेस इन ऑप्टिमल मैनर। तो अगर ऑप्टिमल मैनर में रिसोर्स यूटिलाइज करना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, देन इन दैट केस लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा कोई टेक्निक वर्ल्ड में नहीं है जिसके बेसिस पे यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। लीनियर प्रोग्रामिंग इज द ओनली टेक्निक बाय विच वी कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब ऐसा तो है नहीं हम लोग को एग्जाम में हिंदुस्तान लीवर ही दे देगा, बोलेगा 1000 प्रोडक्ट और 5000 रिसोर्सेस है, वैसा जिंदगी में मिलेगा। अभी इस चैप्टर में भी जब सम करेंगे, हमको सम्स में 2 प्रोडक्ट 2 रिसोर्स ऐसा ही देगा। मान लो 2 प्रोडक्ट 3 रिसोर्स, बिकॉज वो कॉपी में हो नहीं सकता है ना। अगर वो 1000 प्रोडक्ट और 5000 रिसोर्स दे दिया जाए, वो कॉपी में सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए प्रोग्रामर साथ में रहेगा, प्रोग्रामर को हम लोग अपना रिक्वायरमेंट बताते जाएंगे, वो प्रोग्राम डेवलप करेगा, और वो डेवलप्ड प्रोग्राम में हम लोग अपना डेटा फीड करेंगे, आंसर आएगा। वो कॉपी में नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली द थिंग्स इज रेलिवेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रिंसिपली हमको क्यों सिखाया जा रहा है, बिकॉज प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाना आता नहीं है आपके बगैर। नहीं तो कोई भी टीसीएस ये सब जितना भी कंपनी है, ये लोग चार्टेड हो क्यों रखता, क्या जरूरत है इन माने सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने वाले को, इन्फोसिस टीसीएस ये सब चार्टेड है, क्या जरूरत है। भर्ती करके चार्टेड एम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज अगर उनको टैली पैकेज बनाना है तो एंट्री किसको आता है, कहां पर कौन सा एसेट्स में क्लासीफाई होगा किसको आता है, इन्वेंट्री कौन सा है नहीं है, एसेट्स किसको बोलते हैं, ये सब तो उसी को बुद्धि है, प्रोग्रामर को बुद्धि नहीं है। तो अगर कंपनी को प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कंपनी के पास है, प्रोग्रामर को जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज चार्टेड ही देगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम खाली प्रोग्रामर नहीं बना सकते, प्रोग्रामर को आप इंस्ट्रक्शन देंगे तब प्रोग्राम बनेगा। अब कोई जन सोचेगा हम लीनियर प्रोग्रामिंग का ये लॉजिक भी समझ ले और प्रोग्रामिंग भी कर लें, तो बेसिकली ये वो हो गया कि हम डॉक्टर भी बन गए, सीए के साथ डॉक्टर कोई है दुनिया में, नहीं है। तो आप उल्टा पुल्टा बात नहीं सोचेंगे कि जहां प्रोग्रामिंग का बात है वहां हमारा एरिया खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ पोर्शंस ऐसा चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है जो कि प्रोग्रामिंग टाइप है, कॉपी में सॉल्व करना बहुत खराब लगेगा मन में, पास होना है करना पड़ेगा। 100 में 80 जन करते हैं, 20 जन ऐसे ही माथा खराब करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है।
जब पढ़ाएगा उसी दिन जाके घर से पढ़ के आना होगा। पहला दिन थोड़ा गड़बड़ लगेगा, दूसरा दिन फीलिंग अच्छा ही आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट डे यू विल फील ये क्यों दिया है, तो वो मेरे को भी लगता है क्यों दिया है, कोई क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं, जो है सो अपने को पढ़ना है। सो देयर इज सम पोर्शन विच इज प्रोग्रामिंग, वो पोर्शन थोड़ा मैकेनिकली समझना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आएगा, फिर भी लॉजिक काम क्या आएगा, अपने को तो अपना स्टेप ध्यान रखना है कि ऐसे 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 मेरे को करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन चैप्टर के अंदर है जो प्रोग्रामिंग टाइप है, उसमें डिफिकल्टी होगा, लेकिन अदरवाइज ये टेक्निक सारे वर्ल्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। मतलब अगर कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एरिया में जाएंगे, हर कंपनी में लीनियर प्रोग्रामिंग होते हैं। एक एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री का लेते हैं कि मान लीजिए इंडिगो एयरलाइन कंपनी है, डेली कितना प्लेन उड़ता है हमको याद नहीं है, नहीं ध्यान है। मान लीजिए डेली 200-250 प्लेन उड़ता होगा, सब अलग अलग डेस्टिनेशन, सब अलग अलग टिकट फेयर। नॉर्मली कोई जन 3 महीना पहले टिकट बुक करता है, उसका पैसा कमती है। कोई जल्दी 2 दिन पहले बुक करता है, उसका पैसा ज्यादा है। कोई को खाना भी चाहिए, कोई को नहीं चाहिए, बिकॉज अलग अलग टाइप चाहिए। कोई को अलग सीट चाहिए, कोई को ये सीट चाहिए। ये सारा चीज डिसाइड स्टाफ है, स्टाफ का ड्यूटी का डिसाइड करना है कि उसको कम से कम ड्यूटी पे लगाएं जिससे पैसा कम देना पड़े, लेकिन हम उसका इफिशिएंटली ड्यूटी यूटिलाइज करें। बहुत सारी चीजों का डिसीजन लेना। जहां कहीं भी बहुत सारी चीजों का डिसीजन लेना है, वहां केवल एक ही टेक्निक अभी तक डेवलप्ड है, लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि चार्टर्ड या मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको नॉलेज है इस एरिया का, वो प्रोग्रामर के साथ बैठकर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। प्रोग्राम को बार बार टेस्टिंग करना पड़ेगा कि जब प्रोग्राम डेवलप हो गया वेदर इट इज गिविंग डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट। तो कोई छोटा सा अपने क्वेश्चन को लेकर उसमें फीड करेंगे जिसका आंसर हमको मालूम है, और हम चेक करेंगे कि क्या वही आंसर आ रहा है क्या प्रोग्राम से। वो आ रहा है तो 10 प्रोडक्ट का भी वही आंसर आएगा। तो प्रोग्राम का टेस्टिंग किया जाता है। वो चीज अपने एरिया का नहीं। अपने को बेसिकली इतना समझना है कि प्रोग्रामर अगर अपने साथ बैठा है, अपने उसको कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे कि भाई हमको क्या चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम बनाना अपना ना एरिया है ना कभी होने वाला है। दैट इज अ डिफरेंट एरिया ऑल टुगेदर। तो उस दिशा में दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। वो अगर क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, जस्ट मगअप करने का सोचेंगे कि हमको याद करना है, एग्जाम में नंबर चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्वेश्चन में क्या करेगा, एक ऐसे ही स्टोरी दे देगा। क्वेश्चन में एक स्टोरी दिया रहेगा कि 2 या 3 प्रोडक्ट है, 2-3 रिसोर्सेस है, आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है जिससे आपका फायदा ज्यादा हो। ऐसे की स्टोरी बना के दे दिया। हम लोग वो स्टोरी को मैथमेटिक्स इक्वेशन में बदल देंगे। स्टोरी राइटअप ऐसे जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हमको ये पता लगाना है कि ए और बी हमको कितना बनाना है। ये तो आंसर आएगा तब पता चलेगा। हम मान के चल रहे ए एक्स यूनिट बनाएंगे, बी वाई यूनिट बनाएंगे। तो अगर ए का एक्स यूनिट बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, 20x। बी का वाई यूनिट बनाएंगे फायदा क्या होगा, 20y। यानी कि टोटल फायदा क्या होगा, 20x प्लस 5y। अब आप ये मत सोचिए कि आंसर x या y दोनों आएगा ही। अगर हम यहां पर खाली मटेरियल का कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं तो मेरे को तो मटेरियल में खाली क्या बनाना है, खाली b y। यानी कि आंसर अपने आप आएगा, y इक्वल्स टू 1000, x इक्वल्स टू 0। ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। हमारा ये बोलने का मतलब है कि x और y के टर्म में जो स्टोरी था उसको मैथमेटिक्स में बदल रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने को x और y का कैसा आंसर चाहिए, ऐसा चाहिए जिससे ये जो टोटल वैल्यू ज्यादा है। x और y का मैक्सिमम नहीं चाहिए, x और y का ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन बना है, इसका वैल्यू हाईएस्ट आए। तो हम लोग इसको लिख दिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20x प्लस 5y। x और y का आंसर बाद में निकालेंगे। अब अगर मेरे पास ना तो लेबर कमी है ना मटेरियल कमी है, कोई चीजें कमी नहीं है, तो फिर x और y का आंसर क्या होगा, इंफिनिटी। तो क्वेश्चन तो ऐसा दे रहा नहीं है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। इफ देयर इज नो कंस्ट्रेंट देयर इज नो क्वेश्चन पॉसिबल। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कोई बाधाएं ही नहीं है, कंस्ट्रेंट्स ही नहीं है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम बनता ही नहीं है। तो इसके बाद स्टोरी क्या रहेगा कि एक्स और वाई, ए और बी बनाने में क्या क्या रिसोर्स लगेंगे। तो बोल रहा है मटेरियल 10 kg और 1 kg लगेगा। तो अगर हम x यूनिट ए का बनाएंगे तो मटेरियल कितना लगेगा, 10x। अगर हम 1 यूनिट ए का बनाएंगे 10 kg मटेरियल है, तो अगर हम x यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल कितना लगेगा, 10x। अगर हम 1 यूनिट बी का बनाएंगे तो मटेरियल 1 kg है, तो अगर हम y यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा, 1y या y। हमको तो मालूम नहीं है ना कि आंसर x का आएगा कि y का आएगा कि दोनों आएगा। अगर दोनों आएगा तो टोटल मटेरियल इतना लगेगा। ये टोटल कितना हो सकता है,
जितना मेरे पास है उससे ज्यादा कहां से आएगा? तो हम इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 1000। वाई लेस देन इक्वल टू? तो वाई इक्वल टू नॉट। क्या मटेरियल वेस्ट करना है क्या? कि अपने को मटेरियल को पूरा यूज करना है? पूरा यूज करना है, बर्बाद थोड़ी ना करना है। जो चीज की कमी होती है उसको नष्ट नहीं किया जाता। अपने पास समय की कमी है, अपने खाली क्लास एब्सेंट करते हैं, नष्ट करते हैं अपने। टाइम वेरी शॉर्ट, किसी को भी लगता है उसका एग्जाम बाद में, कभी तो आएगा वो बाद। तो आप अगर क्लास नहीं करने आ रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो वो चीज जो कमी है उसको बर्बाद कर रहे हैं आप, वेस्टेज मत करिए उसको वेस्ट। अगर हम बोले केवल मटेरियल है तो हम तो इक्वल टू ही लिखेंगे, लेकिन अगर लेबर भी है जो कि मेरे पास 500 आवर है, तो अगर 500 आवर का इक्वेशन बनाएंगे ऐसे बनेगा। दोनों को लेस देन इक्वल टू लिखने का कारण क्या है? हम चाहता ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 1000 और 500 पूरा यूज हो के ज्यादा फायदा है। लेकिन मान लो मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिसमें मटेरियल यूज हो गया और लेबर 499 आवर यूज हुआ, फिर भी फायदा ज्यादा है। तो मेरे को लेबर आवर यूज करना जरूरी है कि फायदा सोचना है? तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर रिसोर्स को पूरा यूज ना करे, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हम क्यों यूज करें? तो हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू का मतलब हुआ रिसोर्सेस यूज करना है पूरा, लेकिन ऑब्जेक्टिव खाली रिसोर्स यूज करना नहीं है, रिसोर्स यूज करके फायदा कमाना है। तो अगर रिसोर्सेस कम यूज करने से फायदा ज्यादा है, बेहतर आंसर वो है। वो आंसर बेहतर नहीं है कि रिसोर्स पूरा यूज करके फायदा कम लाएं। इसलिए आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? लेस देन इक्वल टू। अगर एक कंस्ट्रेंट है, एक ही चीज का कमी है, तब तो इक्वल टू ही लिखा जाएगा, तब तो आप ऑब्वियसली पूरा यूज करोगे ही। लेकिन जब दो होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा रिसोर्स नहीं यूज करने से ज्यादा फायदा होगा। एक लॉजिकल बात करते हैं कि मान लो 10x प्लस 1y इक्वल्स टू 1000 है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 500 है। इसमें x और y का वैल्यू सॉल्व करना आता है? सभी को आता है जीवन में। ये पोर्शन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, स्टोरी यही है, लेकिन ऐसे कोई मैथमेटिक्स तो पढ़ रहे नहीं है। और अगर आप बोलेंगे हम सॉल्व कर लेगा, क्यों वो लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं? तो दो प्रोडक्ट के लिए नहीं है, अल्फाबेट जितने उससे भी ज्यादा के लिए है प्रोडक्ट। तो आप उसको सॉल्व करके दिखाइएगा, कैसे करेंगे? दो वेरिएबल सबको को बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 वेरिएबल है, अल्फाबेट्स भी 50 होता नहीं है, पहले तो x1 x2 ये सब लिखना होगा, उसको सॉल्व इस जीवन में तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट जन्म बात अलग है। तो उसको सॉल्व करने का भी तो तरीका ढूंढना है ना। अगर हमको वेरिएबल का आंसर निकालना है तो वेरिएबल का आंसर, दो वेरिएबल है सभी को सॉल्व करना आता है, 3 है तो भी आता है। धीरे धीरे जब क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वेरिएबल की, सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने का प्रोग्रामिंग मेथड है। मतलब अगर प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर ये बनाना नहीं जानते। ये जो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करना है ये चार्टेड को ही आता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही आता है। लेकिन ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये डेटा को कंप्यूटर प्रोग्राम में डालेंगे तो आंसर मिलेगा। और प्रोग्राम क्या चीज का है? वेरिएबल को सॉल्व करने का प्रोग्राम है। मतलब वेरिएबल को सॉल्व करने का जो प्रोग्राम वो क्या है? मैथमेटिक्स है वो। कि जैसे दो वेरिएबल को दुनिया सॉल्व करती है, वैसे ही 50 वेरिएबल कैसे सॉल्व होंगे। अगर दो वेरिएबल सॉल्व करते तो क्या करते? y को बराबर करते x को, ऊपर वाला इंटू 3 किए तो बराबर हो गया, फिर माइनस की x आ गया, y आ गया, ये तो करते हैं ना। वही चीज 50 वेरिएबल के साथ कंप्यूटर करते हैं। जो आपके दिमाग के परे है वो कंप्यूटर कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको 50 वेरिएबल भी सॉल्व करना आए। तो सिंस उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको दो वेरिएबल का सॉल्व सिखाना है, वो आपको आता है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 50 वेरिएबल का सॉल्व इस चैप्टर के थ्रू समझाना है। इसलिए हम लोग को एग्जाम में ये सॉल्व ऐसे नहीं करना है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका बताया गया, एक ग्राफिकल और दूसरा है सिंप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक ग्राफिकल और एक सिंप्लेक्स। ग्राफ बहुत बार यूज किए होंगे बचपन में, बहुत छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स बना रहते हैं, उसमें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोले दो ही एक्सिस होते हैं, तो अगर दो वेरिएबल है तो ग्राफ से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल है तो सिंप्लेक्स मेथड ही केवल डेवलप्ड है दुनिया में। दो से ज्यादा वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी हैव ओनली वन सिंप्लेक्स मेथड। प्रिंसिपली अगर दो वेरिएबल है तो हम ग्राफ पे भी क्यों जाए, प्रैक्टिकली हम बात करें, हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना, क्या जरूरत है ग्राफ का, कौन स्केच करेगा, अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। लेकिन दो वेरिएबल है सॉल्व करने बोल रहे तो ग्राफिकल मेथड लगाना है, यानी कि अपने को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होता है वो सीखना है।
और अगर 2 वेरिएबल से ज्यादा है, क्वेश्चन अगर ऐसा आया जिसमें 3 वेरिएबल है, 4 तो कभी देता ही नहीं है, 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो आपको सिंप्लेक्स मेथड में जाना होगा। यानी कि पूरा चैप्टर का स्टोरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, तो अपने रिसोर्सेस को किस तरह से यूज करें जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उसके लिए जो स्टोरी, जो अपने को केस स्टडी मालूम है, वो केस स्टडी को मैथमेटिक्स में बदला जाता है। मैथमेटिक्स में बदल के वो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। वो सॉल्व करने का 2 तरीका कोर्स में है, एक 2 वेरिएबल होने से ग्राफिकल मेथड और एक 2 वेरिएबल से ज्यादा होने से सिंप्लेक्स मेथड। क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 तरह का आता है। या तो क्वेश्चन में बोलेगा स्टोरी है, केवल इक्वेशंस लिख दीजिए, केवल इक्वेशन लिखने का 10 नंबर, वो इस सिंप्लेक्स से भी डिफिकल्ट है। केवल इक्वेशन लिखने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब अभी तो जो स्टोरी बोला बहुत मजा आ रहा होगा, नया नया स्टोरी आएगा तब फील आएगा, और उसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया जाता, तो वो सोचेगा हम ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं, ध्यान से पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज फनी लैंग्वेज है, ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे हम इक्वेशन बनाएं। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड मोस्ट डिफिकल्ट इज व्हाट, बिकॉज कोई फॉर्मूला भी नहीं बना सकते ऐसे करेंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग स्टोरी है, तो वो स्टोरी का फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब स्टोरी को मैथमेटिक्स में बदलना। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, बिकॉज वो लोग ये सोचते हैं सॉल्व सभी कर लेंगे, जरूरत नहीं है, खाली आप इक्वेशन ही लिखिए। इक्वेशन लिखने में लगेगा 5 मिनट, वो भी ज्यादा बोल रहे हैं। दिमाग लगाने में बहुत ज्यादा देर लगेगा कि कैसे अपने इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करें कि अपना फॉर्मुलेशन सही हो। और प्रैक्टिकली अगर बात करें, अगर फॉर्मुलेशन गलत है तो उसके बेसिस पे सॉल्व तो सही हो ही नहीं सकता है ना। इससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकलिटी में भी फॉर्मुलेशन ही है। सॉल्व करने का तरीका तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हो ही जाएगा, उसके लिए थोड़ी ना आपने कोई दिमाग लगाना है। फॉर्मुलेशन में ही दिमाग लगाना है कि फॉर्मुलेट किया हुआ चीज को जब प्रोग्राम में डालेंगे तो अगर फॉर्मुलेशन ही रॉन्ग, आंसर कैसे सही आएगा? आंसर तो गलत ही आएगा। इसलिए फॉर्मुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, एग्जाम में भी है। अगर फॉर्मुलेशन सिंपल दिया, ऐसा ही जैसा हम लिखा है, तो बोलेगा सॉल्व भी करिए। ऑब्वियसली आपको एक जगह सुविधा दी है तो दूसरी जगह सुविधा देनी है। तो अगर वो लोग बोलेंगे सॉल्व करिए और 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है, आप सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाएंगे, एग्जाम में बोलने वाला नहीं है। आपको सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में जाना है, आपकी मर्जी है। लेकिन 2 वेरिएबल मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग सॉल्व बाय सिंपल मेथड, दैट इज ग्राफिकल। और अगर 2 वेरिएबल से ज्यादा है, स्टोरी सिंपल है, 2 वेरिएबल से ज्यादा है, उसको तो ग्राफिकली सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो अपने को उसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड में जाना होगा। यानी कि 3 तरह क्वेश्चन हो गया, एक केवल फॉर्मुलेशन, स्टोरी को मैथमेटिक्स में बदलना, दूसरा फॉर्मुलेशन को सॉल्व करना आइदर ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड। और जो ये सारा तीनों जब करेंगे तो कुछ कुछ अलग अलग एरियाज आएगा, कुछ टाइप ऑफ कि यहां क्या डिसीजन लेना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये रिसोर्स बच गया तो और क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसी के अंदर डिटेल्स आएगा, डिटेलिंग। तो वो कुछ डिटेल्स 2-3 तरह का प्रॉब्लम बनता है। यानी कि जैसे अभी नेटवर्क एनालिसिस किए 6-7 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, वैसे यहां पर भी वैसे ही। फॉर्मुलेशन तो हर दिन ही करते रहेंगे, जैसे डायग्राम नेटवर्क एनालिसिस में क्या किए, हर दिन ही बनाए, कोई सम बनाए, डायग्राम पहले बनाए। तो वैसे ही फॉर्मुलेशन कुछ है और हर सम में फॉर्मुलेशन तो है, वो कॉमन पार्ट है। यू हैव टू फॉर्मुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सॉल्व करने बोलेगा तो ग्राफिकल या सिंप्लेक्स मेथड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अपने को चैप्टर में फॉर्मुलेशन सीखना है, फॉर्मुलेशन का जितना भी तरह का प्रॉब्लम्स है सब करके जाना है। जैसे कि एग्जाम में उसमें से कोई भी एक आए हम बना लें, और नॉर्मली अपना चेष्टा ये है सारा तरह का फॉर्मुलेशन हम करा देगा, जितना भी कहीं भी कोई भी किताब में दिया हुआ है, एनीवेयर, जिससे आपको उसमें से कोई एक मिले। बस ये ध्यान रखना कौन सा आया है, ये आपकी मर्जी है। और थोड़ा टेक्निक डेवलप करना होगा कि अपने आप डिफिकल्ट को भी फॉर्मुलेशन कर पाए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। सिंप्लेक्स फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टाइम सिंस मैकेनिकल बन जाता है तो सिंपल ही हो जाता है। इसलिए हमारे हिसाब से सिंप्लेक्स का नाम सिंपल ही है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि उसको समझ में नहीं आता है। अदरवाइज चैप्टर बहुत सिंपल है, खाली फॉर्मुलेशन वाला पार्ट पे थोड़ा फोकस करना है। एक पैराग्राफ लिखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर 1, in case of single limiting factor, in case of single limiting factor
or single constraint, in case of single limiting factor or single constraint, मतलब हम जो अभी एग्जांपल दिया कि अपने पास केवल रॉ मटेरियल का कमी है, एक ही चीज का कमी है, दूसरा चीज है ही नहीं, एक ही चीज बनाने के लिए चाहिए, उसी का कमी है. इन केस ऑफ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर और सिंगल कंस्ट्रेंट, like material or labor hour or machine hour the decision can be taken on the basis of marginal costing principle. The decision can be taken on the basis of marginal costing principle. The decision can be taken on the basis of marginal costing principle. That is contribution per unit of limiting factor. 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 मतलब कि अगर 10 केजी में 20 रुपया मिल रहे तो 1 केजी में 2 रुपया मिल रहे, और यहां 1 केजी से 5 रुपया मिल रहे, तो 1 केजी मटेरियल यूज करके यहां 5 है और यहां 2 ही रुपया है, तो बेटर हम बी बनाए. हम ये क्यों बनाए? नीचे फॉर एग्जाम्पल the details of two products in an organization are the details of two product in an organization are the details of two product in an organization are the details of two product in an organization are. ऐसे ही दो कॉलम बनाइए राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, दोनों का सेलिंग प्राइस 50 रुपए 80 रुपए, दोनों का सेलिंग प्राइस 50 और 80, वेरिएबल कॉस्ट 30 और 75, वेरिएबल कॉस्ट 30 और 75, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपया 5 रुपया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपया 5 रुपया, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 10 kg 1 kg, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 10 kg 1 kg, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 10 kg 1 kg. नीचे लिख देंगे मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल 1000 kg, maximum raw material available 1000 kg, maximum raw material available 1000 kg. So the decision will be based on contribution per kg of raw material, from both the products. Decision will be based on contribution per kg of raw material from both the products. Decision will be based on contribution per kg of raw material from both the products. Like in product A, it is 20 divided by 10 kg. In product A, it is 20 divided by 10 kg. It is 20 divided by 10 kg. That is 2 per kg. अगर A में 1 kg मटेरियल लगा रहे हैं 2 रुपये कमा रहे हैं. And in product B, it is 5 divided by 1 kg. In product B, it is 5 divided by 1 kg. That is rupees 5 per kg. So even though contribution per unit for A is higher, but on the basis of limiting factor, that is raw material,
but on the basis of limiting factor, that is raw material, B is better than A. B is better than A. So the organization should utilize. So the organization should utilize. So the organization should utilize. So the organization should utilize full raw material. So the organization should utilize full raw material in product B. Organization should utilize full raw material in product B, depending upon demand of product B. Depending upon demand of product B. पूरा लगाना है लेकिन डिमांड भी हो, नहीं होगा तो ये में लगाएंगे. डिपेंडिंग अपॉन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी. लेकिन ऐसा सिंपल सिनेरियो तो कोई नर्सरी केजी वाला भी कर लेगा. इसके लिए थोड़ी ना अपने सीए पढ़ रहे हैं. तो वो प्रोडक्ट है, एक रिसोर्स है, कैसे करना है ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. अपना ऑब्जेक्टिव ये नहीं है. नीचे नेक्स्ट पैरा से, बट if there are many products, but if there are many products and there are many limiting factors, but if there are many products and there are many limiting factors, there are many limiting factors, then to optimize the income, then to optimize the income by utilization of all the resources, then to optimize the income by utilization of all the resources, then to optimize the income by utilization of all the resources, there is only one technique, there is only one technique that is linear programming. There is only one technique that is linear programming. There is only one technique that is linear programming. Point number two. In linear programming, the optimum solution is divided into two parts. In linear programming, the optimum solution is divided into two parts. In linear programming, the optimum solution is divided into two parts. Point number A, formulation. Point number A, formulation, and point number B, solution. Point number A, formulation, and point number B, solution. तो पहले point number A, formulation. Point number A, formulation. Formulation means converting. Formulation means converting the case study, into mathematical equations. Converting the case study into mathematical equations. Converting the case study into mathematical equations. And point number B. Solution is possible for the above formulation. Solution is possible for the above formulation. Solution is possible for the above formulation by two methods. Solution is possible for the above formulation by two methods. Roman 1. If two variables are involved, if two variables are involved,
then it can be solved by graphical method. If two variables are involved, then it can be solved by graphical method. If two variables are involved, then it can be solved by graphical method. And Roman 2, if more than two variables are involved, if more than two variables are involved, if more than two variables are involved, then it can be solved by simplex method. If more than two variables are involved, then it can be solved by simplex method. प्रिंसिपली जो रोमन 1 ग्राफिकल लिखा है वहां पर एक और होना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेकिन सिंस वो अपने को अलाउड नहीं है तो अपने वो कैसे लिखे, इसलिए नहीं लिखा. अदरवाइज दो वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीन वेरिएबल साइमल्टेनियस, चार भी साइमल्टेनियस सब में लगेगा. डिपेंड आपका कितना कैपेबिलिटी है. नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ने से इक्वेशन लगाने से भी सॉल्व होता नहीं है कॉपी में, इसलिए उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड चाहिए. इसलिए अपने ऐसा बोल रहे हैं दो वेरिएबल ग्राफिकल एग्जाम के लिए और दो से ज्यादा वेरिएबल सिंप्लेक्स मेथड. मतलब चैप्टर का कवरेज है, स्टोरी का फॉर्मुलेशन करना, फॉर्मुलेशन के बाद अगर सॉल्व बोला हुआ है तो ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स मेथड में से कोई एक लगाना. तीसरा पोर्शन है आप जो प्रॉब्लम जो दी हुई है उस प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल दिए, लेकिन सॉल्व निकालने के बाद आपको वो सॉल्व को इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रेट मतलब आप एक्स और वाई कितना बनाएंगे, कौन सा रिसोर्स खत्म हो गया, कौन सा बच गया, जो खत्म हो गया अगर वो और मिलेगा तो उसके लिए कितना पैसा देंगे, जो बच गया उसको किसको और दें, कैसे और कमाएं. बिकॉज ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सब में दे नहीं दे. प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार चीजें, तीन खत्म हो गया एक बच गया, तो अगर एक जो बच गया उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा, जो तीन खत्म हो गई वो और चाहिए, तो अगर वो तीन और मिलेगी तो मैक्सिमम क्या पैसा देंगे, और अगर वो तीनों नहीं मिलेगी तो जो एक बच गया उसको क्या करें, कुछ तो करें, बर्बाद क्यों करें. वी शुड बी डूइंग समथिंग, दैट इज इंटरप्रिटेशन पार्ट. फिर एक है डुअल प्रोग्रामिंग. डुअल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम रिसोर्स को खुद यूज करें. मेरे को जो इनकम होगी अगर वो रिसोर्स को हम किसी को लेट आउट कर दें और उतनी इनकम हो जाए जितना खुद यूज करने से होगा, तो मेरे को रिसोर्स से खुद यूज करना चाहिए कि लेट आउट करना चाहिए. क्यों, दोनों में तो एक ही है. क्या रिस्क, अगर खुद काम करेंगे तो रिस्क और कम होते हैं, दूसरे पे भरोसा रखेंगे तो गड़बड़ी हो सकते हैं. ऑलवेज अपने पे तो बिलीव ज्यादा है. नॉर्मली इन डिफरेंस पॉइंट का बात की है कि अगर हम खुद यूज करेंगे रिसोर्स को, हमारा जो इनकम होगा अगर वो रिसोर्सेज को हम लेट आउट कर दे, रेंटल इनकम उतना ही है. तो प्रिंसिपली अगर बोले तो हम इनडिफरेंट है दोनों जगह से. तो बेसिकली इसको बोलते हैं डुअल प्रोग्रामिंग. वो अलग से एक इक्वेशन वगैरह बनाना पड़ता है. यानी कि चैप्टर में है फॉर्मुलेशन, सॉल्व बाय ग्राफिकल, सॉल्व बाय सिंप्लेक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड डुअल प्रोग्रामिंग. ठीक है, लिखते हैं. पॉइंट नंबर 3, कवरेज ऑफ द चैप्टर. पॉइंट नंबर 3, कवरेज ऑफ द चैप्टर. पॉइंट नंबर 3, कवरेज ऑफ द चैप्टर. कवरेज ऑफ द चैप्टर. उसमें पॉइंट नंबर 1 फॉर्मुलेशन, पॉइंट नंबर 1 फॉर्मुलेशन, पॉइंट नंबर 1 फॉर्मुलेशन, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, पॉइंट नंबर 3 सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड. उसके अंदर लिखेंगे एक प्रॉब्लम ऐसा होगा जो मैक्सिमाइजेशन है और एक दूसरा क्या होगा जो मिनिमाइजेशन है. सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड में दो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन. दोनों में 90% सेम है लेकिन मिनिमाइजेशन थोड़ा अलग होते हैं. मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन. पॉइंट नंबर 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. पॉइंट नंबर 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. एंड पॉइंट नंबर 5 डुअल प्रोग्रामिंग. पॉइंट नंबर 5 डुअल प्रोग्रामिंग. हम लोग पहला पॉइंट बात कर रहे हैं फॉर्मुलेशन.
कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या खराबियां हैं, इसके अलावा कहां पर गड़बड़ी होती है। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब वो बात करेंगे कि लिमिटेशंस वगैरह क्या है। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन करने के लिए कैसे करेंगे वो अगर ऐसे बोले और सम नहीं करे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लिखना है, लिखिए। A company produces two products in 3 departments. A company produces 2 products in 3 departments. Details of the resources required. Details of the resources required. Details of the resources required in each of the 3 departments. Details of the resources required in each of the 3 departments. Details of the resources required in each of the 3 departments. And the maximum resource available. And the maximum resource available. And the maximum resource available are as follows. प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, 2 प्रोडक्ट है। डिपार्टमेंट 1, 2, 3। तीनों डिपार्टमेंट में एक्स और वाई को बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 में चाहिए 8 आवर्स और 10 आवर्स। और डिपार्टमेंट 1 में मैक्सिमम आवर है कितना? 11,000 आवर्स। डिपार्टमेंट 1 में मैक्सिमम आवर है 11,000 आवर्स। डिपार्टमेंट 2 में चाहिए 4 आवर्स, 10 आवर्स। मैक्सिमम है 9,000 आवर्स। डिपार्टमेंट 3 में चाहिए 4 आवर एंड 8 आवर, 8 आवर्स। मैक्सिमम है 12,000 आवर्स। मैक्सिमम है 12,000 आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक्स में 4 रुपया और बी में 8 रुपया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स में 4 रुपया, बी में 8 रुपया। Formulate the above problem. Formulate the above problem. Formulate the above problem and solve it by graphical method. Formulate the above problem and solve it by graphical method. Formulate the above problem and solve it by graphical method. तो हम लोग फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे, इसका फॉर्मुलेशन सिंपल है, लेकिन सिंपल से ही चीज समझ में आएगा। अगर सीधा सीधी गड़बड़ वाला फॉर्मुलेशन करें और गड़बड़ लगेगा। लेकिन जो जो बात लिखेंगे उसके ऊपर बहुत गौर फरमाना है, नहीं तो सम्स होगा नहीं फॉर्मुलेशन वाला। आपको सबसे पहले फॉर्मुलेशन में ये सोचना है आपको क्या चीज सॉल्व करना है। फॉर्मुलेशन मतलब एक्स और वाई कहां से पता चला? ये जो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई है, यानी कि हमको क्या निकालना है कि हमको एक्स और वाई कितना बनाना है। हर क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा। कोई कोई समय बोलेगा 2 रॉ मटेरियल को मिला रहे हैं, किसको कितना मिलाना है। कोई कोई समय बोलेगा दोनों को मिलाने से खर्चा हजारों बात है, अनलिमिटेड है। अगर ये बात समझ में नहीं है क्या निकालना है, फॉर्मुलेशन रॉन्ग निश्चित है। यानी कि सबसे पहले स्टोरी पढ़ के ये समझना है क्या निकालना है। जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है, उसको आपको वेरिएबल का नाम देना है। मतलब हमको कैलकुलेट करना है कि एक्स कितना बनाना है, वाई कितना बनाना है, तो हमको वेरिएबल 2 डालना है। बिकॉज 2 चीज निकालना है तो 2 वेरिएबल डालना है। अब एक्स और वाई तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में यूज हुआ है, तो वेरिएबल का नाम क्या देंगे? x1 x2 दे लेते हैं। बिकॉज 4 वेरिएबल होगा तो एक्स वाई जेड के बाद क्या डालेंगे? इसलिए जनरल x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे। यानी कि x1 अपने क्या बोल रहे हैं?
जितना अच्छा से अपने आप को समझाएंगे उतना फॉर्मुलेशन सही होगा। बिकॉज जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से सम करेंगे, कोई भी कुछ भी बोलेगा x1 ये, और उसी कारण गलती होगा। हमको बोलने के बजाय आप अपने आप को समझाइएगा व्हाट इज x, व्हाट इज x1, उसको सुंदरता से अपने मन में लिखिएगा। x1 मतलब हुआ प्रोडक्ट x का कितना क्वांटिटी बना के बेचना है। x1 मतलब हुआ प्रोडक्ट x का कितना क्वांटिटी बना के बेचना है विद इन द गिवन पीरियड। विद इन द गिवन पीरियड हम यहां कुछ बोला नहीं। क्या होता है प्रॉब्लम कि मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ये सब अवेलेबिलिटी साल का है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको महीना में क्या करना है, सॉल्व करिए। तो आप अगर x लिखे, आप ध्यान नहीं दिए कि ये सब साल का है, इसको महीना में बनाना है, सब रॉन्ग हो गया। तो अगर आप ध्यान देंगे लिखने के टाइम पे कि x1 क्या है, महीना का है, और यहां रिसोर्सेज साल का दिया है, तो आपको 1/12 करना याद रहेगा। सो पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्लस x1 और x2 का आंसर से क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि x1 और x2 का इतना क्वांटिटी हम बनाएं जिससे कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि आपको 3 बातें सोचनी है वेरिएबल को बोलने के टाइम पे। वेरिएबल का जो आंसर आएगा वो किस क्वांटिटी में होगा। यहां वेरिएबल का आंसर आएगा x और y का क्वांटिटी, वो कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, महीना के लिए, क्वार्टर के लिए, साल के लिए, और उससे आपका क्या ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन 3 एस्पेक्ट्स। अगर वेरिएबल सही से डिफाइन किए 90% चांस है फॉर्मुलेशन सही होगा। बोलेगा ये बोल रहे हैं, लेकिन इसी में सारा दारोमदार है। और हर क्वेश्चन में अलग स्टोरी, हम नहीं बोल सकते ऐसे। हर क्वेश्चन में अलग कहानी है। कोई बोलेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अलग अलग कंपनी का शेयर कितना खरीदना है, या बोलेगा अलग अलग कंपनी का शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक जगह नंबर ऑफ शेयर्स मानना है, एक जगह रुपया मानना है, और सब में अलग कहानी है। आपका पूरा स्टोरी पढ़ के ये कंक्लूजन निकल जाना चाहिए वेरिएबल क्या है, क्या है, किस क्वांटिटी में आंसर आएगा, किस पीरियड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, उससे ऑब्जेक्टिव क्या पूरा होगा। ये बात को आप चाहे कॉपी में मत लिखें, लेकिन अपने को समझाएंगे तो ही फॉर्मुलेशन सही होगा। यहां पर बहुत सिंपल है। सिंपल होने से क्या होता है, सबको लगता है एक्स मतलब प्रोडक्ट एक्स, वाई मतलब प्रोडक्ट वाई, नंबर गया। आगे पढ़ेंगे तब दिखेगा। इसलिए ये सब बुद्धि मत लगाइएगा। बिकॉज अगर ये पढ़ना ही होता तो फिर समझाना ही क्या है, फिर तो सबको आता ही है, आधा घंटा में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेसिक चालू किया गया है जिसको बेस लेकर डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन सीखना है। तो आपने जब अभी आंसर लिख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे एग्जाम में क्या लिखना है, अभी ये लिख रहे हैं जो हमको पूरा सम्स करने के टाइम पे कहां कहां क्या फोकस देना है। तो आपने ये नहीं सोचेंगे इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना करना है। फिर से वही बात कि आपने अभी पहला क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में क्या लिखना है ये सोच के नहीं लिख रहे हैं, अपने को बाद में समझ में आए इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं। टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम the following steps should be followed. To formulate the problem, the following steps should be followed. To formulate the problem, the following steps should be followed. Step 1, define the problem. Sorry, step 1, define the variable. Step 1, define the variables. Step 1, define the variables. उसमें लिखेंगे इन डिफाइनिंग दी वेरिएबल्स, इन डिफाइनिंग दी वेरिएबल्स प्लीज कंसीडर, इन डिफाइनिंग दी वेरिएबल्स प्लीज कंसीडर 3 एस्पेक्ट। इन डिफाइनिंग दी वेरिएबल्स प्लीज कंसीडर 3 एस्पेक्ट्स। इन डिफाइनिंग दी वेरिएबल प्लीज कंसीडर 3 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट है consider the quantity of variable, consider the quantity of variable in which, consider the quantity of variable in which it will be expressed, consider the quantity of variable in which it will be expressed, consider the quantity of variable in which it will be expressed। मतलब हम यहां बोलना चाह रहे हैं कि x को अगर x1 बोल रहे हैं तो x1 है क्या, प्रोडक्ट x का कितना क्वांटिटी बनाएंगे, कितना यूनिट बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं हर समय यूनिट है, अलग अलग बात है। आपको वो जो आंसर आएगा वो क्या चीज आएगा वो लिखना है, नहीं भी लिखे अपने आप को तो समझाना है, तभी फॉर्मुलेशन सही होएगा। तो x1 मतलब आएगा प्रोडक्ट x का यूनिट्स,
मतलब वो क्वांटिटी अपने आप को समझाना है। फिर दूसरा एस्पेक्ट सोचना है कौन सी पीरियड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट, कंसीडर द पीरियड फॉर विच सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। 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 बहुत कम सम में पीरियड का इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन सारा सम ऐसे ही कर रहे हैं, जहां इंपॉर्टेंस वहां भी भूल गए। तो इससे पहले से ही ध्यान रखेंगे पीरियड को हम लोग फोकस करते रहेंगे। कोई 50 सम करते एक सम में काम आ जाते हैं, 49 वैसे किए, 50वां भी वैसे ही गया। इससे इंपॉर्टेंट बात है कि पीरियड कौन से के लिए सॉल्व कर रहे हैं। डिटेल साल का है, क्वेश्चन बोल रहे महीना के लिए सॉल्व करिए। डिटेल्स महीना का है, क्वेश्चन बोल रहे साल के लिए सॉल्व करिए। इंटू 12 करना भूल गए, सारा रॉन्ग हो गया। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कौन सा पीरियड के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और तीसरा एस्पेक्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली मतलब आपको वेरिएबल का आंसर से क्या मिलेगा, क्या पाना है, उसको आपको वेरिएबल के थ्रू लिखना है। वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन करके लिए लिखना है। तो यहां लिखते हैं किस तरह से हम बात कर रहे हैं। लेट x1 इक्वल्स टू, लेट x1 इक्वल्स टू, let x1 equals to quantity of product x. Let x1 equals to quantity of product x to be produced for the period. To be produced for the period हम लिखा है because month वगैरह हम बताया नहीं कुछ। Let x1 equals to quantity of product x to be produced for the period to maximize total contribution. To maximize total contribution. मतलब तीनों बातें जो ऊपर लिखी उसको यहां लिखा गया है कि x1 मतलब क्या आएगा, x1 कौन सी पीरियड के लिए आएगा, x1 के आने से हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना। तो सिमिलरली x2 क्या होगा, तो x2 इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट y, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट y टू बी प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड, quantity of product y to be produced in the period, quantity of product y to be produced in the period to maximize total contribution, to maximize total contribution। जब वेरिएबल क्वेश्चन में लिखेंगे तीनों बात को ध्यान देते हुए वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। 90% यहीं पर राइट हो चुका होगा। फॉर्मुलेशन राइट, वेरिएबल राइट होने से, फॉर्मुलेशन रॉन्ग, वेरिएबल गलत सोचने से। इसलिए वेरिएबल ठीक से सोचना है, तीन बातों को ध्यान देना है। स्टेप टू, स्टेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप टू, स्टेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसमें लिखते हैं द ऑब्जेक्टिव मे बी मैक्सिमाइजेशन। The objective may be maximization, ब्रैकेट में सेल्स, प्रॉफिट, आउटपुट एक्सेट्रा। The objective may be maximization, ब्रैकेट में सेल्स, प्रॉफिट, आउटपुट एक्सेट्रा, सेल्स, प्रॉफिट, आउटपुट एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज्ड। और मे बी मिनिमाइजेशन, और मे बी मिनिमाइजेशन, ब्रैकेट में मे बी मिनिमाइजेशन, ब्रैकेट में कॉस्ट टाइम, ब्रैकेट में कॉस्ट कॉमा टाइम कॉमा स्क्रैप लॉसेस एक्सेट्रा। स्क्रैप डिफेक्टिव ये सब कम से कम हो। मतलब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव बेसी लाना है, ऑब्जेक्टिव ऐसा भी हो सकता है कम लाना है। यहां अभी ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है, बेसी लाना है। नीचे लिखिए, इन द एबव प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज टोटल कंट्रीब्यूशन। इन द एबव प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज टोटल कंट्रीब्यूशन। इन द एबव प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज टोटल कंट्रीब्यूशन। In the objective function, the variables are expressed
the variables are expressed to achieve the objective. The variables are expressed to achieve the objective. The variables are expressed to achieve the objective का मतलब है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये दोनों इतना बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो. तो ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन है. हमको उस कंट्रीब्यूशन को x और y जो वेरिएबल माने x1 x2 उसमें बस लिखना है, उसके टर्म में लिखना है. ऑब्जेक्टिव को वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्टिव को वेरिएबल के थ्रू बताना है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट x का अगर 1 यूनिट बनाएंगे 4 रुपए कमाएंगे. तो अगर हम लोग x1 यूनिट बनाएंगे तो हम लोग 4x1 कमाएंगे. अगर प्रोडक्ट y का 1 यूनिट बनाएंगे 8 रुपए कमाएंगे. अगर x2 यूनिट बनाएंगे तो 8x2 कमाएंगे. यानी कि दोनों से कितना कमाएंगे? 4x1 प्लस 8x2. हमको x1 x2 का ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे 4x1 प्लस 8x2 क्या हो? ज्यादा से ज्यादा आए. तो हम लोग ऐसा लिखते हैं नीचे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 8x2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 8x2. अगर बाई चांस मिनिमाइजेशन होता तो भी ये z ही रहते हैं. एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z के थ्रू. मतलब इट इज इमैटेरियल वेदर यू हैव एन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. अगर मिनिमाइज भी होगा मिनिमाइज z इक्वल्स टू, मतलब x1 x2 का ऐसा आंसर चाहिए जिससे टोटल वैल्यू कम आए. खर्चा है, टाइम है, कम लाना है. प्रॉफिट है, सेल्स है, ज्यादा लाना है. तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज z ही रहेगा. आगे वेरिएबल के टर्म में ऑब्जेक्टिव को लिखना है, वेरिएबल्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है. वेरिएबल्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने का चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हर एक प्रॉब्लम में वेरिएबल के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे. स्टेप 3, explain the constraints. Step 3, explain the constraints. The constraints can be written. The constraints can be written in the form of inequalities or equalities. In the form of inequalities or equalities. The constraint can be written in the form of inequalities or equalities. Inequalities means less than, ब्रैकेट में ऐसे, ग्रेटर देन, ब्रैकेट में ऐसे, लेस देन, ग्रेटर देन. और इक्वलिटी मींस इक्वल टू. इक्वलिटी मींस इक्वल टू. मतलब जो भी कंस्ट्रेंट्स होगा उसमें 3 ही तरह का साइन हो सकते हैं. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू डिपेंड्स अपॉन स्टोरी. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. इसको पूरा करने में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम? इसको पूरा करने में हम डिपार्टमेंट 1 2 का आवर्स हमारे पास लिमिटेड है. हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लिमिटेशंस फेस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट्स. तो मेरे को एक डिपार्टमेंट 1, एक डिपार्टमेंट 2, एक डिपार्टमेंट 3, तीनों का अलग अलग कंस्ट्रेंट लिखना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही होगा, कंस्ट्रेंट एक से ज्यादा तो होगा ही, 2 3 4 5 व्हाटएवर. यहां पर 3 प्रॉब्लम्स है तो 3 कंस्ट्रेंट्स है. तो मेरे को डिपार्टमेंट 1 का कंस्ट्रेंट लिखना है. तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर x और y जितना भी बनाएंगे, टोटल डिपार्टमेंट 1 का आवर 11,000 ही लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, बिकॉज है ही नहीं मेरे पास. तो अगर हम प्रोडक्ट x का 1 यूनिट बनाएंगे 8 घंटा लग रही है, हम x1 यूनिट बनाने वाले हैं तो 8x1 आवर लगेगी. अगर हम प्रोडक्ट y का 10 यूनिट माने 1 यूनिट बना रहे हैं 10 आवर लग रही है, तो अगर हम x2 बनाएंगे 10x2 आवर लगेंगी. यानी कि दोनों मिला के कितना आवर लगेंगी?
8x1 प्लस 10x2, ये 11,000 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बेसी तो नहीं हो सकता है। कम इसलिए हो सकता है ये दोनों खत्म हो गया, ये बच गया, हो सकता है ऐसा, ये दोनों आवर खत्म हो गया, ये अभी भी रह गया, इसलिए यूटिलाइजेशन क्या हुआ 11,000 से कम। और यह हो सकता है पूरा 11,000 यूज होगा, बेसी तो होगा ही, कैसे है ही नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कंस्ट्रेंट यहां पर जो डिपार्टमेंट 1 का बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू इसलिए बिकॉज इक्वल टू हो सकता है, और लेस देन इसलिए, लेस देन तब होगा जब दो खत्म हो गया, पहला वाला रह जाएगा तब। और जब आंसर सॉल्व करेंगे कोई ना कोई तो रहने वाला ही, यहां वो बाद में बात करेंगे, जरूर रहेगा। तो अपने को लिखना है कि अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग को मालूम नहीं है कितना यूज होगा, जो भी यूटिलाइजेशन होगा वो 11,000 के अंदर या 11,000 के बराबर होगा। ऐसे डिपार्टमेंट 1 के लिए लिखेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए लिखेंगे। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, जो सर वेरिएबल बोले बस मल्टीप्लाई करके लिख देना, मत सोचना ऐसा, यहां चल रहा है इसलिए। जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा ऐसे मल्टीप्लाई करके आप बोलेंगे नंबर 0 है, बिकॉज 4 ही लाइन आंसर में लिखना है 10 नंबर में, तो 4 में तो सारा सही लिखना होगा, उस पर क्या नंबर मिलेगा। इसलिए बोलने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो भी बोल रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में 8x1 प्लस 10x2 लिखता है और लेस देन इक्वल्स टू 11,000 लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमको क्या मिलेगा, और राइट हैंड साइड में भी क्या है। यानी कि जब आप कंस्ट्रेंट बनाएंगे, आपका कंस्ट्रेंट बनते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, जो चीज लेफ्ट में आ रहा है उसी चीज का कंस्ट्रेंट है ये। तो लेफ्ट और राइट में चीज सेम होना चाहिए। अगर लेफ्ट में आवर है राइट हैंड साइड में रुपया, लेफ्ट में आवर है राइट हैंड साइड में मटेरियल, बेकाम का बात है। तो उल्टा पुल्टा खाली मल्टीप्लाई करेंगे वैसा ही बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिस चीज का कंस्ट्रेंट है उसी चीज को राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तब कंस्ट्रेंट सही बनेगा। अदरवाइज अभी तो पता नहीं चल रहा है, जब सम करेंगे तब डिफिकल्टी आएगा कि बोलेगा मल्टीप्लाई करना है कर दो, मल्टीप्लाई करने सब गलत हो जाएगा। अपने ध्यान देंगे कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है वही राइट हैंड साइड में है, उसी चीज का कंस्ट्रेंट। इस बात पे थोड़ा फोकस करेंगे। लिखते हैं वहां, कंस्ट्रेंट्स फॉर डिपार्टमेंट 1, कंस्ट्रेंट्स फॉर डिपार्टमेंट 1 आवर, कंस्ट्रेंट्स फॉर डिपार्टमेंट 1 आवर, 8x1 plus 10x2 less than equals to 11,000. 8x1 plus 10x2 less than equals to 11,000. ये मान लीजिए पॉइंट 1 है, कंस्ट्रेंट फॉर डिपार्टमेंट 1 8x1 plus 10x2 less than equals to 11,000. दूसरा कंस्ट्रेंट फॉर डिपार्टमेंट 2 4x1 plus 10x2 less than equals to 9,000. 4x1 plus 10x2 less than equals to 9,000. ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 हो गया। और कंस्ट्रेंट नंबर 3 4x1 plus 8x2 less than equals to 12,000 hours. 4x1 plus 8x2 less than equals to 12,000. ये कंस्ट्रेंट नंबर 3 हो गया। नीचे लिखेंगे प्लीज रिमेंबर इन राइटिंग द कंस्ट्रेंट्स, प्लीज रिमेंबर इन राइटिंग द कंस्ट्रेंट्स, प्लीज रिमेंबर इन राइटिंग द कंस्ट्रेंट्स, द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, the left hand side and the right hand side is about the same thing. The left hand side and right hand side is about the same thing. Like in all the three constraints, like in all the three constraints, like in all the three constraints, the left hand side represent machine hour utilized. The left hand side represent machine hour या hour utilized, because हम तो बोला नहीं डिपार्टमेंट में मशीन है कि लेबर है। The left hand side represent hour utilized and the right hand side represent the hours available, and the right hand side represent the hours available.
The right hand side represents the hours available. So in both sides we are getting hours. So in both sides we are getting hours. In both sides we are getting hours. अगर आपका कंस्टेंट में लेफ्ट में कुछ आ रहा है, राइट में कोई दूसरा चीज आ रहा है, कंस्टेंट गलत है. कंस्टेंट बनाते वक्त ये ध्यान देना है कि जो चीज लेफ्ट में बन रहा है वही राइट में है. उसी चीज का कंस्टेंट ऑफ दैट थिंग, जो चीज का कंस्टेंट है वही लेफ्ट में है वही राइट में है. अगर दोनों अलग अलग चीज है, कंस्टेंट गलत हो गया, सम गलत हो जाएगा. तो यहां पर इंटू करने से दिख रहा है, लेकिन दूसरा सम्स पे इंटू करने से होएगा नहीं. वो इंटू करने से नया कहानी बन जाएगा. तो इससे कंस्टेंट बनाने के टाइम पे ये ध्यान देंगे. अब x1 x2 का आंसर माइनस में आ सकता है क्या? अपने प्रोडक्ट x बनाएंगे या y बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बिकॉज हो सकता है खाली y बनाने से ही फायदा, x बनाने से नहीं, x1 जीरो आ जाएगा. यानी कि जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनका वैल्यू क्या आएगा? जीरो या पॉजिटिव. ये लीनियर प्रोग्रामिंग का कंडीशन है कि वेरिएबल का नेगेटिव आंसर नहीं होता है, कंस्ट्रेंट का केवल पॉजिटिव आंसर होता है. तो ये जो कंस्ट्रेंट लिखी है ये तो है जो रिसोर्सेज के बेसिस पे था, इनको बोलते हैं बेसिक कंस्ट्रेंट. और एक होता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. नॉन नेगेटिव मतलब x1 और x2 का वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा. ध्यान देना, अगर मान लो कंप्यूटर में हम लोग डेटा डाले, हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं ये दोनों मिला के 11,000 से बेसी मत देना, कंप्यूटर इसको 10 करोड़ दे दिया. ऑब्वियसली 11,000 से बेसी आ गया. कंप्यूटर इधर x2 का वैल्यू 9.9 करोड़ माइनस ले लिया, वो 11,000 के अंदर आ गया. तो कंप्यूटर तो इंसान बनाया है, उसको बोले हैं कि भाई तुम 11,000 से बेसी मत देना, वो माइनस प्लस करके दे रहे. लेकिन अगर वो x2 का आंसर माइनस दे रहा है, उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है. प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, माइनस कहां से आ गया? तो कंप्यूटर को अगर नहीं बताएंगे, प्रोग्राम में अगर नहीं लिखेंगे कि वेरिएबल का आंसर जीरो या पॉजिटिव आएगा, प्रोग्राम तो अपने आप सॉल्व करके माइनस आंसर देने लगेगा. तो आपने को यह बताना पड़ेगा प्रोग्राम में क्या, कि वेरिएबल का आंसर जीरो या पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा. तो लास्ट पॉइंट आज के लिए, हरी हरी, the above constraints are basic constraints. The above constraints are basic constraints. The above constraints are basic constraints. But the variable's answer can either be zero or positive. The above constraints are basic constraints, but the variable's answer, मतलब x1 x2 का जो वैल्यू आएगा, can be either zero or positive. So in all the problems, लैंग्वेज क्या है, सब प्रॉब्लम ही आएगा. In all the problems there is one non-negative constraint. There is one non-negative constraint, that is x1 comma x2 greater than equals to 0. x1 comma x2 greater than equals to 0. इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं कि साथ लिख देते हैं कि x1 और x2 दोनों का आंसर क्या आएगा, या तो जीरो या पॉजिटिव. ये नहीं लिखने से प्रोग्राम तो नेगेटिव आंसर देने लगेगा. तो नेगेटिव को अवॉइड करना है, नेगेटिव का मीनिंग नहीं है, इसलिए अपने को वेरिएबल के लिए लिखना पड़ता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. सैटरडे